मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट वीएसपी। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 10 विकास यानी कि डेवलपमेंट। फर्स्ट पार्ट तो मैंने कंप्लीट करवा ही दिया था और ये है आपका पार्ट नंबर 2 और इस वीडियोस के साथ ये चैप्टर भी आपका ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टॉपिक जहां पे हमने देखा था विकास शब्द का मतलब हमने देखा था, इसके साथ साथ हमने ये भी बात किया था विकास शब्द को लेकर कि विकास के क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होता है, यानी कि विकास से क्या हमारे समाज पे इफेक्ट पड़ता है और क्या हमारे पर्यावरण पे इफेक्ट पड़ता है। इन सभी चीजों के बारे में हमने बात किया था। इसके अलावा एक चीज और बात किया था कि विकास के मायने, विकास का अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कैसे हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे विकास मॉडल की आलोचना। ठीक है, अब देखिए क्रिटिसिज्म ऑफ द डेवलपमेंट मेथड। देखिए पहला बात करेंगे सामाजिक प्रभाव यानी कि सोशल इम्पैक्ट, यानी कि सोशल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विकास की समाज को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। तो हम पिछले वीडियो में ही बात कर लिए हैं कि वो कीमत जो समाज ने चुकाई है। तो आपको पता है कि पर्यावरण को भी नुकसान हुआ है। पर्यावरण को जब नुकसान होता है तो जाहिर सी बात है इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, समाज पे ही तो पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा डैम बनाया जाएगा, बांध बनाया जाएगा तो लोगों को वहां से विस्थापित होना पड़ेगा। इसके अलावा आप देखते हो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, तो जाहिर सी बात है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनाने के लिए बड़े स्पेस की जरूरत होती है और उस टाइम पे कॉलोनियों को खाली कराना पड़ जाता है। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं जिसको हमें कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का जो खामियाजा भुगतना पड़ता है वो समाज को भुगतना पड़ता ही है। और विकास होता है किसके लिए, समाज के लिए। तो नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सारी चीजें हैं, हम दोनों को लेकर कवर अप कर रहे हैं ताकि अगर एग्जाम में ताकि अगर आपको जनरल लाइफ में अगर ऐसे नॉर्मली अगर आपसे कोई पूछ दे कि विकास के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, तो आप उस चीज को बता पाओ और समझ सको। ठीक है, तो देखिए विकास की समाज को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। बड़े बांधों का निर्माण करना, औद्योगिक गतिविधियों और खनन कार्यों के कारण बड़ी संख्या में लोगों का घरों से और क्षेत्रों से विस्थापित होना पड़ा है। जैसा वही चीज है कि बांधों का निर्माण करेंगे तो जिसकी वजह से औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी और इसके साथ साथ खनन कार्यों से बड़ी संख्या में जो लोग हैं घर बार को त्याग कर और अपने क्षेत्र को त्याग करके किसी दूसरे जगह पे विस्थापित होते हैं, यानी कि चले जाते हैं। इसके साथ साथ विस्थापन का परिणाम क्या होता है, आजीविका खोना, यानी कि विस्थापित करेंगे तो जो आपकी आजीविका रहेगी वो आप खो दोगे। जैसे मान लो कि एक किसान है, एक किसान अपने खेत में क्या करता है, काम करता है। ठीक है, अब इसकी आजीविका कहाँ से हो रही है, इन खेतों से हो रही है। तो सिंपल चीज है, आप इस खेत को छोड़कर कहीं और दूसरे जगह पे चले जाओगे तो नया खेत लेना पड़ेगा, क्या पता वहां पे खेत हो ना हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो आजीविका इस खेत से आप कमा रहे थे, क्या वो चीज यहाँ पे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो ये क्या है, आजीविका खोना ही तो हुआ। तो ये चीज है। ठीक है, दरिद्रता में वृद्धि के रूप में हमारे सामने आती है। दरिद्रता का मतलब यही है कि एक तरीके से जो हमारी कंडीशन है बस से बदतर हो जाती है, यानी कि खराब होती चली जाती है। अगर ग्रामीण खेतिहर समुदाय अपने परंपरागत पेशे और क्षेत्रों से विस्थापित होते हैं तो उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यही बताया है कि अगर एक किसान अपने क्षेत्र को यानी कि अपने खेती बाड़ी को छोड़कर किसी दूसरी जगह पे चला जाता है तो उस टाइम पे उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सारी आजीविका उनको खेतों से थी। ठीक है, अब जैसे कि आप देखते हो कि कई सारे खेतों को क्या है कि गवर्नमेंट खरीद रही है तो उसका मुआवजा दे देती है। अब मुआवजा दे तो देती है, लेकिन आप कहीं और जाओगे उसके बाद रहोगे तो पैसा है जी, पैसा तो 2 मिनट में खर्च हो जाएगा, लेकिन अब जो आजीविका जहां से आपको मिल रही थी वो जल्दी नहीं हो पाएगा। इस वजह से आपको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, विकास की एक ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जिससे अधिक से अधिक लोग सार्थक विकल्प बना सके और इसके लिए पूर्व शर्त भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ति होनी चाहिए। यानी कि देखो यहाँ पे एक चीज आपको समझाया जा रहा है कि विकास शब्द का असली में तात्पर्य क्या होना चाहिए कि ऐसा विकास करना जिसकी वजह से जो हमारी मूलभूत जो आवश्यकता है, जो जरूरी आवश्यकता है, जैसे भोजन, ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य और इसके अलावा घर इत्यादि चीजें उपलब्ध हो पाए और ज्यादा नुकसान ना हो। ठीक है ना, यानी कि इस तरीके से विकास करो ताकि हमें भी फायदा हो और आने वाली जो भावी पीढ़ी है उनको भी फायदा हो पाए। ठीक है, तो ये है सामाजिक प्रभाव, जहां पे हमने देखा विकास का क्या हमारे समाज पे इम्पैक्ट पड़ता है। आगे दूसरा चीज, अब पर्यावरणीय प्रभाव यानी कि इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि विकास के कारण अनेक देशों के पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचा है, सिंपल सी चीज है। अच्छा, आगे वायु प्रदूषण सभी को प्रभावित करने वाली समस्या है, यानी कि एक व्यक्ति को होती नहीं है, सभी को होगी, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी को वायु प्रदूषण तो होता ही होता है। सिंपल चीज है, विकास का खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। आगे भूमि का जल स्तर नीचे गिर गया, इसके साथ साथ
ग्रामीण महिलाओं को पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ा। इन सभी चीजों को ऑलमोस्ट हम बातें कर चुके हैं। ठीक है, आगे वायुमंडल में ग्रीन हाउस जैसे गैस उत्सर्जन की वजह से अंटार्कटिक और आर्कटिक या फिर अंटार्कटिक ध्रुवों पर बर्फ पिघल रही है। तो आपको पता है, जैसा कि बोला जाता है कि जो पीने लायक पानी है उसकी कमी हो रही है, ये बोला जाता है। लेकिन कई सारे बच्चे बोलते हैं कि 1/3 हिस्सा तो पानी है, हमारे पृथ्वी पे 1/3 हिस्सा तो पानी है, लेकिन फिर भी पानी की शॉर्टेज क्यों है? तो मैं बता दूं कि जो समुद्र की जो पानी होती है वो खारा होता है, जो पीने योग्य नहीं होता है। तो उस टाइम पे उस पानी को हम यूज तो कर नहीं सकते हैं। जो पीने लायक जो पानी होते हैं वो ऐसे बर्फों से आते हैं, ऐसे हिमालयों से आते हैं जो कि बर्फ के हैं। अब बर्फ की हिमालय क्या होती है, पिघलती है, और पिघलने की वजह से जो पीने युक्त पानी है वो वही पी पाते हैं। अब जैसे मान लो कि ये हिमालय है और इस हिमालय में क्या है, ये बर्फ का हिमालय है। अब क्या होता है कि एक एक परत इसकी टूटती चली जाती है। अभी क्या होगा, ये जो हिमालय की जो परतें हैं वो नीचे होती चली जाएगी, यानी कि बिखरते हुए चली जाएगी। अब जो साइड में जो पानी है, जो समुद्र है, इसका जो वाटर लेवल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब वाटर लेवल बढ़ जाएगा तो ये पानी और ये पानी आपस में मिक्स हो जाएंगे, तो ये पीने योग्य भी नहीं होंगे। ठीक है, तो इसी वजह से बोला जाता है कि आने वाले टाइम में जो पानियों की समस्या है, पीने युक्त पानियों की जो समस्या है वो बहुत ही कम होती जाएगी। इसी वजह से बोला जाता है कि सेव वाटर सेव लाइफ, यानी कि पानी बचाओ तो जिंदगी बचाओगे। ठीक है, पानी नहीं रहेगा आने वाले टाइम में बहुत ही, मैंने किसी बुक्स में भी पढ़ा था कि आने वाले टाइम में पानी के लिए युद्ध होगा। और जाहिर सी बात है, जिस हिसाब से पानी की शॉर्टेज हो रही है उस हिसाब से ये चीज होगा ही होगा। ठीक है ना, तो आगे हम बात करते हैं। इसी वजह से पानी, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी हमें चीजें मिलती है, उन सब चीजों का अच्छे से उपयोग करना चाहिए ताकि उसका दुष्प्रभाव किसी चीज पे ना पड़े। आगे हम बात करते हैं। आगे है, विकास के कारण आजकल भूकंप आने की संभावना बढ़ गई है। जैसे पहले भूकंप नहीं आता था, आज के टाइम पे हर हमेशा अगर बात करें तो 4 महीने 5 महीने पे भूकंप आता ही रहता है। तो भूकंप आना कोई अच्छी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बेकार चीज है। और आपको पता है भूकंप आने से कितनी सारी बिल्डिंगें गिर जाती हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना तो हमें पड़ ही रहा है। इसके साथ विश्व में उपयुक्त ऊर्जा का अधिकांश भाग कोयला, पेट्रोलियम जैसे स्रोत से आता है और जिनको पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है। अब जैसे कि आपको पता है, कोयला जो हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये ऐसे जो पदार्थ हैं, ऐसे जो चीजें हैं, ऊर्जा की जो चीजें हैं, अगर इनको एक बार नुकसान कर दिया जाए तो सिंपल सी चीज है, इनको बनने में काफी टाइम लगता है, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं इनको बनने में। लेकिन अगर हम इसका उपयोग की बात करें तो हमें समझ ही नहीं आता, हम आए दिन ज्यादा से ज्यादा इसका उपयोग कर रहे हैं। तो हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा कि अगर हम कोयला और पेट्रोलियम का ज्यादा यूज कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में जब इसकी शॉर्टेज हो जाएगी तो हम उसके लिए क्या विकल्प लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। उपभोक्ताओं की बड़ी जरूरतों को पूरा करने में अमेजन के बरसाती जंगलों का विशाल भूभाग उजड़ता जा रहा है। अमेजन का एक जंगल है। ठीक है, अब देखिए ये जंगल क्या है, धीरे धीरे आपको पता है जंगलों को भी लोग काटे जा रहे हैं। अब जंगल को काटेंगे तो जंगली जानवर कहाँ जाएंगे, वहां पे जो रहने वाले लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। तो सिंपल चीज है, जैसे जैसे आप उजड़ते चले जाओगे, आप संसाधनों का यूज करते चले जाओगे, तो आने वाले टाइम में ऐसा रहेगा कि संसाधन की भी शॉर्टेज हो जाएगी। और फिर क्या है, इसकी वजह से महंगाई इतनी बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती चली जाएंगी। आगे, नदियों तालाबों के सूखने और भूमिगत जल स्तर के गिरने का अर्थ है कि औरतों को पानी लेने दूर जाना पड़ेगा। तो सिंपल चीज है, अगर नदियों और तालाबों का पानी नीचे हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा, तो ज्यादातर जो पानी लेने के लिए हमें दूर जाना पड़ेगा। तो अब ये है कि जो हम सुविधाएं हम देखते जा रहे हैं, जो भी चीज हमारे पास है उन चीजों का अच्छे मात्रा में अगर हम उपयोग करें, सही तौर पे यूज करें, तो आने वाले टाइम में हमें दिक्कत कम होगी। और हम ऐसे ही यूज करते रहेंगे तो सिंपल चीजें आने वाले टाइम में दिक्कत बहुत ज्यादा होगी। तो ये 2 चीज हो गया। आगे बात करते हैं, अब है विकास का मूल्यांकन कैसे करते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन कैसे करते हैं। अब मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, देखो जैसे आप पेपर देते हो तो पेपर देने के बाद क्या आता है, आपका रिजल्ट आता है ना। तो रिजल्ट आता है, उसके बाद लिखा रहता है आप जी पास हो, यानी कि पास, और या फिर लिखा रहता है फेल या आप फेल हो। 2 चीज लिखा रहता है, पास हो या फिर फेल हो। तो अब इससे आपको पता लगता है कि यार 1 साल पढ़ने का मतलब ये हुआ कि मैं पास हो गया, या फिर 1 साल
मैंने मेहनत नहीं किया, इस वजह से क्या हो गया, फेल हो गया। तो मूल्यांकन कर लिए ना, किसके बेस पे कर लिए, रिजल्ट के ऊपर कर लिए कि रिजल्ट में अगर पास लिखा है तो यानी कि हमने अच्छा मेहनत किया है, और रिजल्ट में अगर फेल लिखा है तो जाहिर सी बात है कि हम पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे थे। तो ये जो चीजें हैं, ये मूल्यांकन इसी को बोलते हैं। अब विकास का मूल्यांकन किसको कहते हैं, तो देखिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि दुनिया पर विकास का नकारात्मक प्रभाव ही पड़ा है, बल्कि इसका पॉजिटिव भी प्रभाव पड़ा है। कैसे, कुछ देशों ने अपनी आर्थिक उन्नति की दर बढ़ाने, यहाँ तक कि गरीबी घटाने में कुछ सफलता हासिल की है। तो विकास का जो, जहाँ पे अगर हम नेगेटिविटी की अभी बात कर रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। लेकिन इससे क्या हुई, असमानताओं में कमी नहीं आई है, यानी कि विकास की वजह से गरीबी तो थोड़ी अन्य अन्य जगहों पे घटी तो है, लेकिन असमानता यानी कि जो भेदभाव है, इनमें कमी नहीं आई है। विकासशील जो जगत में गरीबी लगातार एक समस्या बनी हुई है, यानी कि ऐसे जो जगह है, ऐसा जो देश है जो विकासशील है, वहाँ पे जो असमानता है ये भी बढ़ी रहती है, और इसके साथ साथ जो समस्याएं हैं, जो गरीबी है, ये भी है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो विकास का फायदा हुआ है, ज़्यादातर किसको हुआ है, अमीर वर्गों को हुआ है, गरीबों को जल्दी नहीं हुआ है। जहाँ विकास से देशों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है, वहीं अमीर बने, और गरीब देशों को ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। अमीर देश जिनके पास इस टेक्नोलॉजी का, विकास का फायदा अच्छे से उठाने का पैसा था, उन्होंने उस चीज़ को अच्छा सा यूज किया और कहीं ना कहीं अमीर बनते चले गए, और गरीब जहां फायदा नहीं उठा पाए वो और गरीब बनते चले गए। यानी कि अमीर और गरीब के बीच में क्या हो गया, एक तीखा विभाजन हो गया, यानी कि अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया। तो विकास का मूल्यांकन ये है। आगे हम बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, याद रखिएगा, एक नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसका फुल फॉर्म होता है, याद करके रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो होता है, मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करता है। इस प्रतिवेदन में साक्षरता यानी कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं वो चीज बताता है। इसके अलावा शैक्षिक स्तर यानी कि एजुकेशन लेवल उनका कैसा है वो बताता है। आयु संभाविकता यानी कि आयु इसमें बताता है। जैसे आप देखते हो ना कि एक वो होता है कि 1 से लेकर 18 वर्ष के बच्चे कितने हैं, 18 से लेकर 35 वर्ष के बच्चे कितने हैं, मतलब जो एडल्ट लोग हैं वो कितने हैं, 35 से लेकर 50 वर्ष के कुल कितने लोग हैं, 50 से लेकर 60 वर्ष की आयु वाले कितने लोग हैं, और इसके अलावा 60 से लेकर 80 वर्ष की आयु वाले कितने लोग हैं। तो ये कैटेगराइज होता है ना, तो इसी हिसाब से आयु संभाविकता भी बताता है, संभाविकता भी बताता है। इसके साथ साथ जन्म दर, मृत्यु दर, ये सब चीजों के बारे में बताता है। तो जन्म दर, मृत्यु दर जैसे विभिन्न सामाजिक संकेतों के आधार पर देशों को दर्जा देता है और निर्धारित करता है। अब ये जो यूएनडीपी का जो काम होता है ना, बेसिकली क्या होता है, आप देखते हो विभिन्न प्रकार के देश है ना, विभिन्न प्रकार के देश हैं। अब कैसे आप मेजर करोगे कि ये देश ज़्यादा डेवलप है, ये देश ज़्यादा डेवलप नहीं है, ये देश और ज़्यादा डेवलप्ड है, कैसे आप बताओगे। तो सिंपल चीज़ है, वहाँ पे सारी चीज़ देखी जाती है। एक तो साक्षरता दर देखी जाती है, इसके साथ साथ वहाँ पे प्रति व्यक्ति कितनी आयु है वो देखी जाती है। इसके अलावा वहाँ पे कंडीशन देखा जाता है, फैसिलिटी देखी जाती है। इसके अलावा वहाँ पे जन्म दर और जो होता है मृत्यु दर ये भी देखा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों को मेजर किया जाता है और उसके बाद बताया जाता है कि कौन सा देश अच्छा है और कौन सा देश में डेवलपमेंट कम है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों के हिसाब से आप बताओगे ना, साक्षरता के, आयु के, जन्म दर, मृत्यु दर। अब जहाँ पे मृत्यु कम हो रही है तो जाहिर सी बात है मृत्यु कम हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो लोग हैं इनका जो एज है वो ज़्यादा टाइम तक होता है, यानी कि ज़्यादा टाइम तक जीते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे मेडिकल सुविधाएं अच्छी है, इसके साथ साथ वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि वहाँ का जो कंडीशन है काफ़ी अच्छा है और ये देश विकसित है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। आगे इस उपाय को मानव विकास सूचकांक भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी बोला जाता है, जहाँ पे ये चीज़ डिसाइड किया जाता है। सारा चीज़ जो भी होता है, साक्षरता, जो आयु, जो जन्म दर, मृत्यु दर होता है, इन सब चीज़ों को लिखा जाता है और कंपेरिजन करके बताया जाता है कि कौन सा देश ज़्यादा विकसित है, कौन सा देश विकसित नहीं है। चीज़ें समझ में आ रही है? अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए। अगर किसी भी चीज़ में अगर दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस चीज़ को नेक्स्ट पार्ट में हम, मतलब जो भी नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें कवर अप करा दूंगा, सारी चीज़ हो जाएगा। ठीक है, आई होप कोई दिक्कत तो ऐसे हो नहीं रही होगी। आगे बात करते हैं। आगे
विकास की वैकल्पिक धारणा क्या होता है? अल्टरनेटिव नेशन ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो अल्टरनेट नोशन ऑफ डेवलपमेंट, तो यहाँ पे देखिए, न्यायपूर्ण टिकाऊ विकास के बारे में वैकल्पिक तरीके से सोचने और आगे बढ़ने की जरूरत को रेखांकित किया जाता है। इस प्रक्रिया में अधिकार, समानता, आजादी, न्याय, लोकतंत्र जैसी सभी मुद्दे उठाए जाते हैं। यानी कि विकास की वैकल्पिक धारणा क्या होती है? विकास की वो वैकल्पिक धारणा जिसमें एक ऐसा विकास हो पाए जिसकी वजह से लोगों को समान अधिकार भी मिल पाए, लोगों को समानता भी मिल पाए, लोगों के लिए आजादी भी मिल पाए, इसके अलावा न्याय मिल पाए, इसके अलावा लोकतंत्र का जो सही जो तरीका है उन सब चीजों को अपना पाए। ये है विकास की वैकल्पिक धारणा। यानी कि वो विकास जो कि न्यायपूर्ण हो, सभी के लिए और टिकाऊ हो, ये चीज विकास की वैकल्पिक धारणा में होती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो लोग क्या करेंगे? इस तरीके के मुद्दे गवर्नमेंट के सामने उठाएंगे। आई बात समझ में? विकास की वैकल्पिक धारणा, ऐसा विकास करना जो कि न्यायपूर्ण और टिकाऊ हो, और इसके अलावा इसकी वजह से लोगों को अधिकार, समानता, आजादी, न्याय और लोकतंत्र जैसी चीजें मिल पाए। अब बात करते हैं अधिकारों के दावे, यानी कि राइट्स क्लेम क्या होता है। अब जैसे विकास के ज्यादातर फायदे शक्तिशाली लोगों ने क्या किया? हथिया लिया है। विकास की कीमत गरीबों को चुकानी पड़ी है। मैंने बोला ना कि विकास का ज्यादातर जो फायदा हुआ, अमीरों को ज्यादा हुआ, गरीबों को कम हुआ है। यानी कि विकास का अधिकतर जो फायदा है अमीर वर्ग ले लिया है, क्योंकि उनको वो चीज लेने की सुविधा थी। मैंने बोला अब जो कार है, कार को लेने की सुविधा क्या सब जुटा पाते हैं? क्या गरीब व्यक्ति ले पाता है? क्या कार नहीं ले पाता है? तो जाहिर सी बात है, विकास हुआ, कार बन गए, अच्छे कार आ रहे हैं, तब जाहिर सी बात है इस चीज को लेने के लिए अमीर वर्ग ही ले पाएंगे, गरीब तो ले नहीं पाएगा। इस वजह से इस विकास का फायदा किसको मिला? अमीर को मिला, ना कि गरीब को मिला। तो ये चीज है। अब यहाँ पे देखिए विकास के दावे क्या, अधिकारों के दावे क्या होते हैं, इस चीज को थोड़ा सा एक चीजों के माध्यम से समझिए। अब जैसे मान लीजिए आपको किसी भी चीज का अधिकार है, जैसे सपोज आपके पास क्या है? मौलिक अधिकार। छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आपके पास मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार 6 टाइप्स के हैं, आपको पता है कौन कौन से हैं? ये चीज तो मैंने बता ही रखा है, अदरवाइज एक बार और बता दूं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अलावा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और लास्ट में संवैधानिक अधिकारों का अधिकार। तो ये होती है मौलिक अधिकारों के टाइप्स। अब देखिए आपके पास मौलिक अधिकार आ गए, और सपोज कभी काल क्या होता है कि आपके अधिकारों का हनन किया जाता है, यानी कि कोई मानता नहीं है, तो आप कहाँ जाते हो जी? कोर्ट में जाते हो। कहाँ जाते हो जी? कोर्ट में जाते हो। और जब आप कोर्ट में जाओगे तो सिंपल सी चीज है, कोर्ट उस चीज की सुनवाई करेगा, और सुनवाई करने के बाद कहेगा जी आपका जो अधिकार है, अधिकार को दोबारा लागू कर दिया जाए। यानी कि आपका जो अधिकार था, अधिकारों का आपने दावा किया है कहाँ पे? न्यायालय में, कि हमारे अधिकार को माना नहीं जा रहा है। ठीक है, न्यायालय में इस चीज को किया गया है। सिंपल सी चीज है। अच्छा चलिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं अधिकारों के दावे में। अब जैसे मान लीजिए आपका ये जगह है, एक लैंड है जहाँ पे आप रहते हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके आसपास रहते हैं। अब होता क्या है कि गवर्नमेंट की एक प्रोजेक्ट आती है, और उस प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको इस जगह को खाली करके किसी और जगह पे जाना है, और वहाँ पे आपको लैंड मिलेगी। अब आपको पता है कि आपको यहाँ पे जो लैंड है, यहाँ पे आप रहते भी हो और साथ में आपकी आजीविका भी होती है, क्योंकि इस जगह पे आपने फसल उत्पादित किया है। इसके साथ साथ आपके आसपास वाले भी इस जगह पे रहते हैं, और यहीं पे इनका आजीविका का साधन है। अब देखिए, अगर आप इस जगह को नहीं छोड़ना चाहते हो, ठीक है, और इस जगह के बदले आप किसी दूसरे जगह को नहीं लेना चाहते हो, तो क्या इसके लिए आपके पास अधिकार है? ये क्वेश्चन क्वायरी होता है। अच्छा, दूसरा चीज यहाँ पे ये कि अगर मान लो कि आप इस जगह से विस्थापित हो गए और इस जगह पे गए, तो क्या यहाँ पे जो साधन थे, जो आजीविका के साधन थे, क्या यहाँ पे होगा? ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, ये अधिकारों के दावे में आते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो यहाँ पे देखिए कि विकास के ज्यादातर जो फायदे हैं वो शक्तिशाली लोगों ने हथिया लिए हैं, यानी कि उनके अंडर में चले गए हैं, और विकास की कीमत गरीबों को चुकानी पड़ी है, जैसे कि विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट और आजीविका खोना। ठीक है ना, यहाँ पे लॉस ऑफ लाइवलीहुड की बात हो रही है। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे अधिकारों के दावे में आते हैं। क्या इसके लिए कोई क्लेम हो सकता है? ठीक, अच्छा अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, क्या लोकतंत्र में लोगों को ये अधिकार है कि ये
उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में उनकी सलाह ली जाए। अभी हमने क्या बात किया, पीछे हमने बात किया एक जगह था जहाँ पे आप रह रहे थे और यहाँ से आपको किसी दूसरे जगह पे क्या किया जाता है, विस्थापित किया जा रहा था। तो क्या इस जगह को छोड़कर इस जगह पे जाने वाला जो प्रोसेस है, क्या इसमें आपकी मर्जी ली गई थी, क्या आपकी सलाह ली गई थी? ऐसा अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है क्या लोकतंत्र में लोगों को अधिकार है कि उनके जीवन को प्रभावित करने वाले कारक। अब ये जो प्रोजेक्ट आया था इससे इनका जीवन प्रभावित होगा क्योंकि इस जगह को छोड़ के इस जगह पे जाएंगे, तो इन जैसे कार्यों में इनका सलाह ली जाए। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं अधिकारों के दावे में आते हैं। क्या लोगों को आजीविका का अधिकार है जिनका दावा वे सरकार से अपनी आजीविका के स्रोत पर खतरा पैदा होने पर कर सकती है? ये सारे जितनी भी चीजें होती हैं अधिकारों के दावे में आती हैं। अच्छा, इनमें उन सभी अधिकारों की बातें की गई है जिनसे वो सरकार को दावा कर सकती है, यानी कि वो सारे अधिकार हैं जिसकी वजह से वो सरकार को मतलब सरकार से दावा कर सकती है। इसके अलावा वो कोर्ट से भी दावा कर सकती है। ठीक है ना, जैसे आप देखते हो कि अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है, कोई ऐसा कोई नियम होता है जिसकी वजह से लोगों का जीवन प्रभावित होता है, तो लोग क्या करते हैं, इनके खिलाफ एक्शन लेते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, और अपनी बातों पर एग्री करवाते हैं। अगर वो सही है तो गवर्नमेंट भी उनकी बातों को मान लेती है। ये था अधिकारों के दावे, और इस तरीके से ये आपका चैप्टर कवर अप हो जाता है। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादातर बच्चों में शेयर कर दीजिए इसको, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। ठीक है, इस तरीके से इस वीडियो के साथ ये चैप्टर भी आपका ओवर हो गया, और इसके साथ साथ आपका जो SA1 का जो सिलेबस था ऑलमोस्ट सारा ओवर हो चुका है, और आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में भी आई होगी। एक चीज़ और, अब इसके बाद जो आपका वो चलेगा, टेस्ट चलेगा। ठीक है, और कई सारे चैप्टरों का टेस्ट हो चुका है। जिन चैप्टरों का टेस्ट नहीं हुआ है वो आने वाले टाइम में ज़रूर होगा, और इसके अलावा 40 नंबर का एक टेस्ट लिया जाएगा फुल सिलेबस का, ताकि ये भी चेकआउट किया जा सके कि आप कितने नंबर ला सकते हैं। ठीक है, बाकी ऐसे ही अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।